जय मां शारदे। ज्योतिष सीखें भाग 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लग्न निर्णय के बारे में बताएंगे। शुरुआत गुलिक से करते हैं। रवि से शनि पर्यंत वारों में, यानी रविवार से लेकर शनिवार तक में गुलिक आदि का निरूपण करा रहे हैं। जिस दिन इनका विचार करना हो उस दिन के दिनमान में 8 का भाग देने से जो लब्ध हो उतना ही एक खंड का मान होता है। वारेस से जिस दिन विचार कर रहे हों उस वार के खंडों के अनुसार अपने इष्ट काल तक गिनने से 8वें भाग का स्वामी कोई नहीं होता और शनि का खंड गुलिक होता है। इसी प्रकार रात्रिमान का भी, अर्थात यदि रात्रि का जन्म हो तो 8 भाग करके वारेस से 5वें वार से गिनने से शनि का अंश यानी खंड गुलिक होता है और 8वें खंड का कोई स्वामी नहीं होता है। और गुरु का अंश यमघंट होता है। भौम का मृत्यु, रवि का काल और बुध का अर्धप्रहर होता है। उदाहरण के लिए जैसे संवत 2013 श्रावण कृष्ण पक्ष 13 शनिवार को दिनमान 32:50 पर है और उसी के बराबर इष्ट काल भी है। उसमें 8 का भाग देने से 4, 6, 15 यह लब्धि हुई। यहाँ वारेस शनि से गणना करने से प्रथम खंड ही गुलिक हुआ। इसी को इष्ट काल मानकर सूर्य को स्पष्ट कर लग्न लाने से गुलिक लग्न 4, 9, 26, 25 हुई। यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं गुलिक ध्रुवांक चक्र। इसके अनुसार आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। प्राण पद की बात करें तो यहाँ प्राण पद साधन के 2 प्रकार हम आपको बता रहे हैं। प्रथम प्रकार यह कि इष्ट काल की घटी को 4 से गुणा कर एक जगह रख देना चाहिए। पलों में 15 का भाग देकर लब्धि को चतुर्गुणित इष्ट घड़ी में जोड़कर योग फल में 12 का भाग देने से जो शेष बचे वह प्राण पद की राशि होती है। शेष बचे हुए फलों को दूना करने से अंश होता है। इस प्रकार से राशि और अंश मध्यम प्राण पद के होते हैं। इसमें सूर्य की राशि चर स्थिर द्विस्वभाव के अनुसार सूर्य की राशि और अंश सूर्य की राशि से 9वीं राशि और अंश सूर्य के राशि से 5वीं राशि और अंश को जोड़ देने से रास्यादि अस्पष्ट प्राणपद होता है। ऐसा करने से यदि जन्म लग्न का अंश और प्राण पद का अंश बराबर हो तो इष्ट काल शुद्ध होता है। दूसरा प्रकार यह है कि इष्ट काल को पलात्मक बनाकर उसमें 15 का भाग देकर लब्धि राशि और अंश लेकर उसमें पहले के बताए हुए अनुसार सूर्य के राशि के अनुसार राशि और अंश जोड़ने से अस्पष्ट प्राणपद होता है।
इससे जन्म लग्न को शुद्ध करना चाहिए, अर्थात लग्न का अंश और प्राण पद का अंश समान होना चाहिए। यदि जन्म लग्न प्राण पद या गुलिक या चंद्रमा से शुद्ध न की गई हो तो वह अशुद्ध होती है और वह अस्थावर की जन्म लग्नि होती है। इसलिए उससे सप्तम से या उसके अंश से लग्न का संशोधन करना चाहिए। दोनों निर्बल हों तो गुलिक यानी मांदी का विचार करना चाहिए। प्राण पद की राशि से त्रिकोण यानी 5, 9, 1 राशि में मनुष्य की जन्म लग्न की राशि होती है। 2, 6, 10वीं राशि पशुओं की कही गई है। 3 और 7वीं राशि में चिड़ियों का और शेष राशियों में कीट, सर्प, जल में रहने वाले जीवों का जन्म कहा गया है। वियोनि जन्म विषयक बातें श्रोतागण के ज्ञान के हितार्थ हम बता रहे हैं। सृष्टि के समय योग, जिस समय चंद्रमा सहित कर्क लग्न में बृहस्पति और शेष सब ग्रह अपने अपने गृह में थे, तो ब्रह्मा ने इस भूमि की रचना की। अतः इस प्रकार का योग जिस पुरुष के जन्म समय में होता है तो वह अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करता हुआ त्रैलोक्य का पालन करता है। अस्थावर जंगम की अव्यक्ति समय निमित्त आकृति और देश भेद से होरा शास्त्र अस्थावर यानी वृक्ष आदि और जंगम यानी मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि का जन्म ज्ञान जिस प्रकार अभिव्यक्त करता है, उस शास्त्र को हम आगे बताने चल रहे हैं। मनुष्येतर जन्म ज्ञान की बात करें तो जातक की कुंडली में सब पाप ग्रह बलवान और सब क्रूर ग्रह निर्बल हों तथा वियोनि संज्ञक यानी जलचर, चतुष्पद, कीट राशि लग्न हो, बुध शनि केंद्र में हो या लग्न को देखते हो तो वियोनि यानी मनुष्येतर का जन्म समझना चाहिए। आधान या जन्म समय चंद्रमा या लग्न में जिस राशि के द्वादशांश हों उसके समान अर्थात उस राशि के समान मतलब तत्सदृश जंतु का जन्म समझना चाहिए। वर्णाकृति भेद ज्ञान का विचार ग्रहों के योग या दृष्टि द्वारा प्राणियों के वर्ण, आकार आदि के भेद मुनियों ने जो वर्णन किए हैं उनको भी हम यहाँ सारांश में आपको बता रहे हैं। पशु शरीर में राशि विभाग का ज्ञान, चतुष्पद पशुओं के मुख में मेष, गले में वृष, दोनों कंधा सहित पैर में मिथुन और मीन, पीठ के दोनों भाग में कर्क और कुंभ, सिंह और मकर अगले पैरों में, कन्या और धनु पिछले पैरों में, तुला और वृश्चिक गुदा और लिंग में स्थित समझना चाहिए। इनमें मिथुन से तुला पर्यंत दाहिने भाग में और वृश्चिक से मीन पर्यंत वाम भाग में राशियों को जानना चाहिए। वियोनि का वर्ण व चिन्ह ज्ञान, लग्न में मेष आदि राशि या उसके नवांश में जो बलि हो
उसके वर्ण के समान ही वियोनि का वर्ण यानी आकृति कहना उचित होगा। यदि लग्न में ग्रह हो तो बलि ग्रह के समान वर्ण या व्रणादि कहना चाहिए। ग्रह यदि अपने गृह या नवांश में हो तो स्पष्ट वर्ण, यदि अन्य राशि नवांश में हो तो रूक्ष यानी ग्रह और परराशि मिश्रित वर्ण समझना चाहिए। लग्न से 7वें भाव में ग्रह हो या ग्रह की दृष्टि हो तो उस ग्रह के वर्ण के समान उस पशु के पृष्ठ पर चिन्ह जानना चाहिए। जितने ग्रह हो उतने वर्ण के चिन्ह समझना चाहिए। जो ग्रह सबसे बलवान है उसी का वर्ण प्रधान रूप से होता है। ग्रहों के वर्णों का ज्ञान। वियोनि कुंडली में लग्न में बलवान बृहस्पति हो तो पीला, चंद्रमा हो तो श्वेत, शुक्र हो तो चित्र यानी अनेक वर्ण, रवि या मंगल हो तो लाल वर्ण होता है, शनि हो तो काला और बुध हो तो सबल दूरवा श्याम वर्ण होता है। यदि ग्रह अपने गृह और अन्य नवांश में अथवा अपने नवांश या अन्य राशि में रहकर लग्न को देखें तो सोने के समान वर्ण समझना चाहिए। प्रकारांतर से वर्ण ज्ञान। जन्म लग्नस्थ ग्रह यदि परिध, परिवेश यानी मंडल, मेघ, वृक्ष, मृग, वृष, दंड यानी यष्टि, सर्प, इंद्रधनुष या धूल आदि जिस वर्ण से आवृत यानी आच्छादित हो उसी प्रकार का वर्ण कहना चाहिए। अन्यथा ग्रह का जैसा स्वाभाविक वर्ण कहा गया है उसी प्रकार का वर्ण जातक का होता है। पक्षी जन्म ज्ञान। पक्षी दृष्कांड या चरणवांश या बुध का नवमांश लग्न में हो, वह किसी बलि ग्रह से युत हो और उस पर शनि या चंद्रमा की दृष्टि या योग हो तो क्रम से स्थल या जल के पक्षी का जन्म कहना चाहिए। अथवा जलचर राशि लग्न हो तथा बलि ग्रह से युत दृष्ट हो तो जल का, स्थल राशि लग्न में हो तो बलि ग्रह से युत या दृष्ट हो तो स्थल का पक्षी और उसी ग्रह के समान वर्ण कहना चाहिए। वृक्ष जन्म योग। यदि वियोनि जन्म का लग्न हो, सूर्य, गुरु अथवा चंद्रमा बलहीन हो तथा शेष ग्रह भी पूर्ण बलि न हो तो वृक्ष आदि का जन्म कहना चाहिए। यदि लग्न में स्थल राशि का नवमांश हो तो वृक्ष का जन्म बताना चाहिए। यदि जलचर राशि का नवांश हो तो जलीय वृक्ष का जन्म कहना चाहिए। लग्नांश पति से वृक्षों के भेद का ज्ञान। वियोनि लग्न नवांश पति सूर्य हो तो सागरवान यानी सखुआ आदि वृक्ष, चंद्रमा हो तो चिकना और दूध वाला वृक्ष, गुरु हो तो फल वाला यानी आम, केला आदि का वृक्ष। इस प्रकार से वृक्ष का जन्म समझना चाहिए। मंगल हो तो कड़ुआ और कांटे वाला वृक्ष, शनि हो तो दुर्भग यानी फरहद आदि निष्प्रयोजनीय वृक्ष, शुक्र हो तो पुष्प वाला और चिकना तथा बुध हो तो फलहीन वृक्ष समझना चाहिए। वृक्षों के शुभाशुभ फल का ज्ञान। इस प्रकार से लग्नांशपति पाप ग्रह हो तथा शुभ ग्रह की राशि में हो
उत्तम स्थान, खराब वृक्ष तथा अंशपति शुभ हो और पाप राशि में हो तो खराब भूमि में उत्तम वृक्ष कहना चाहिए। इसी से सिद्ध है कि शुभ ग्रह शुभ राशि में हो तो शुभ भूमि में शुभ वृक्ष और पाप ग्रह पाप राशि में हो तो कुभूमि में कुवृक्ष का जन्म कहना चाहिए। मिस्र से मिस्र अनेक प्रकार के वृक्ष समझने चाहिए। उसमें जो स्थल राष्ट्रपति हो उसके स्थलीय वृक्ष, जो जल राष्ट्रपति हो उसके जलीय वृक्ष का जन्म समझना चाहिए। वृक्षों की संख्या का ज्ञान वियोनि कुंडली में इस प्रकार से अंशपति लग्न राशि में आगे जितनी राशि में हो उतने वृक्ष समझना चाहिए। अपने नवमांश जिसमें ग्रह हो उससे लग्न नवमांश की जितनी संख्या हो उतने वृक्ष की संख्या समझनी चाहिए। प्रकारांतर से वियोनि जन्म का ज्ञान वियोनि कुंडली में शुभ ग्रह निर्बल होकर अपने नवमांश में बैठे हों तथा पाप ग्रह बली होकर अपने राशि या पाप के नवांश में बैठे हों तो वियोनि जन्म कहना चाहिए। लग्नांश ग्रह यदि निर्बल ग्रह की राशि में हो या अस्त हो तो युद्ध में पराजित भेदित हो, पाप से युत या दृष्ट हो तो उस समय उत्पन्न वियोनि का शीघ्र ही नाश होता है। वियोनि ज्ञान में विशेष कथन उद्भिज, जरायुज, स्वेदज और अंडज इन चारों प्रकार के जंतुओं के जन्म ग्रहों के योगादि लक्षणों से पृथक पृथक हम यहाँ आपको जानकारी देंगे, जो अगले वीडियो में देंगे। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि संपूर्ण वैदिक ज्योतिष कुंडली फलादेश करने की योग्यता प्राप्त करने योग्य विविध विषयों से संपन्न तथा साधारण जनों के लिए भी अत्यंत उपयोगी, अनुपम और विशेष प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से एकदम फ्री में मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।